हेलो एवरीवन। आज कक्षा 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 1 परिचय का पाठ सेकंड पढ़ेंगे। उपभोग, उत्पादन और वितरण। अर्थशास्त्र के अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग, एक उपभोक्ता जिसे अपनी आमदनी तथा बाजार में किसी वस्तु की कीमत ज्ञात है, तो वो विभिन्न वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं का चयन करेगा जिससे उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी, तो ये उपभोग का अध्ययन कहलाता है। अब विभिन्न वैकल्पिक वस्तुएं कैसी होती है? आप मार्केट में मान लीजिए साबुन खरीदने गए, तो आपके पास साबुन के कई विकल्प है कि आप कौन सी साबुन खरीदे। फॉर एग्जाम्पल लक्स की, डव की या किसी और अन्य प्रोडक्ट की। तो ये वैकल्पिक वस्तुएं कहलाती है, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसके बाद आता है उत्पादन का अध्ययन। एक उत्पादक जिसे अपनी लागत और बाजार में किसी वस्तु की कीमत ज्ञात है, तो वह उन वस्तुओं में से किस वस्तुओं का उत्पादन का चयन करेगा जिससे उसे अधिक लाभ मिलेगा, तो यह उत्पादन का अध्ययन कहलाएगा। इसके बाद आता है वितरण। वितरण में किसी भी देश की राष्ट्रीय आय या कुल आय, जिसे उत्पादन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, में ब्याज लाभ को कैसे वितरित किया जाए, तो ये वितरण का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने होंगे। अगर हमारे पास आंकड़े प्राप्त नहीं है तो हम किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते। तो आंकड़े प्राप्त करने के बाद हमें उस समस्या का विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण करने के लिए जैसे हमने मान लो कि हमें समस्या ली है निर्धनता की समस्या के लिए हमें विश्लेषण करने में उनको कारणों को पता लगाना होगा जिसके कारण निर्धनता उत्पन्न हुई है, जैसे बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता या फिर प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। अब जब हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं तो उन आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया जाता है, मतलब कारणों का पता लगा लिया जाता है कि समस्या किन कारण से हुई है, और उसके बाद उस समस्या से को सुलझाने के लिए नीतियां या उपाय निकाले जाते हैं। यहाँ अर्थशास्त्र में नीतियों का अर्थ उपाय होगा। अगर आपको कहीं भी पढ़ने को नीतियां शब्द मिले तो आप वहाँ पर उसका अर्थ उपाय से निकालना। तो हमने इसमें क्या समझा कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उस समस्या से संबंधित आंकड़े लिए जाते हैं, उसके बाद उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है और फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए उपाय खोजे जाते हैं। इसके बाद है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। सांख्यिकी में सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, अर्थात आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको किसी भी बारंबारता सारणी के माध्यम से या फिर किसी आलेख के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके पश्चात उसका विश्लेषण किया जाता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ सकेंगे। आंकड़े 2 तरह के होते हैं, मात्रात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े। अब मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं? मात्रात्मक आंकड़े वे होते हैं जिसे मात्रा में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में चावल का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 39.58 मिलियन टन था, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 106.5 मिलियन टन हो गया। तो यहाँ हमें चावल के बारे में मात्रात्मक आंकड़े पता चल रहे हैं। इसका मतलब ये आंकड़े कैसे हैं? मात्रात्मक। जबकि गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं? जिन आंकड़ों को हम मात्रात्मक आंकड़ों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन आंकड़ों को हम गुणात्मक आंकड़ा में व्यक्त करते हैं, जैसे कुशलता, बुद्धिमत्ता, स्वस्थता। अगर कोई व्यक्ति कितना कुशल है तो हम उन आंकड़ों को मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे आंकड़ों को हम गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाती है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों की सांख्यिकी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक तथ्य यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए गुजरात में भूकंप आया और कुछ लोग मारे गए, तो ये आंकड़ा संख्यात्मक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितने लोग मारे गए तो वो आंकड़ा संख्यात्मक आंकड़ा नहीं कहलाएगा। जबकि अगर इसके स्थान पर ये लिखा है कि गुजरात में भूकंप आया और 500 लोग मारे गए, तो ये आंकड़ा संख्यात्मक आंकड़ा कहलाएगा, जो आपको एक यथातथ्य और निश्चित रूप से
आंकड़ा बता रहा है कि लोग मारे गए, तो कितने मारे गए? 500 लोग मारे गए। क्योंकि सांख्यिकी में जब तक आंकड़े नहीं होंगे आप उन आंकड़ों को विश्लेषण नहीं कर सकते और उनसे संबंधित कोई भी उपाय नहीं खोज सकते। इसलिए सांख्यिकी को पढ़ने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा टॉपिक है सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थापन नहीं होती। जी, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थापन नहीं होती। इसके को समझने के लिए एक कहानी है। ये कहानी है कि एक बार एक परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे, नदी पार करने निकले। तो पिता को उस नदी की औसत गहराई मालूम थी। पिता ने अपने चारों सदस्यों का हिसाब लगाया और अपने चारों सदस्यों की औसत ऊंचाई निकाली। नदी की औसत गहराई परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई से कम थी। तो पिता ने सोचा कि हम आसानी से नदी पार कर लेंगे। फलस्वरूप ये हुआ कि पिता और आपस में जो पूरा परिवार था वो नदी पार करने निकल गए। तो आगे जाकर बीच में गहराई में दोनों बच्चे डूब गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी कभी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग न करके अपनी सामान्य बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो सांख्यिकी कभी कभी क्या होती है, भ्रामक साबित हो जाती है। ओके।